आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गैर मुतवक्के और इंतहाई अहम सफारती पेशरफ में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बगैर किसी सिविल हुकूमती वफ्द के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात जारी है। व्हाइट हाउस तर्जुमान एना केली ने कहा है कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मेजबानी करेंगे और ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हो रही है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी जंग को रोकने की वजह से नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किए जाने का मुतालबा किया था। The Reuters is reporting the White House spokeswoman Anna Kelly said Trump would host Munir after he called for the president to be nominated for the Nobel Peace Prize for preventing a nuclear war between India and Pakistan। और इसी वजह से भारत की भी पूरी तवज्जो इस मुलाकात पे मरकूज है। भारत के अंदर भी एक वावेला मचा हुआ है कि ये गैर मामूली मुलाकात क्यों कर, कैसे और कब तय पाई है। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि 14 जून से मौजूद है फील्ड मार्शल अमेरिका में और ये मुलाकात पहले से ही तय थी। गैर मामूली हालात में गैर मामूली तारीखी पेशरफ। इस मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ दोपहर का खाना और अमेरिकी काबीना के अरकान के साथ मुलाकातें शामिल हैं, जो बातचीत की संजीदगी और दो तरफा स्ट्रेटेजिक संबंधी की गहराई की अक्कासी करती हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी साबिक आर्मी चीफ ने व्हाइट हाउस में किसी मौजूदा अमेरिकी सदर से मुलाकात नहीं की, वन ऑन वन मुलाकात नहीं की। ये मुलाकात 15 सालों में इस सतह पर होने वाली पहली मुलाकात है और एक ऐसे वक्त में है कि जब पाक भारत तनाज़ा और ईरान इजराइल जंग पूरी शदोमत से जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पहुंच चुके हैं और माजी में आर्मी चीफ्स के दौरे अस्करी नौयत के होते रहे हैं, लेकिन ये दौरा आला तरीन सियासी सतह पर हो रहा है और किसी सिविल नुमाइंदगी के बगैर हो रहा है, कि जो एक बड़ी तब्दीली है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक ये मुलाकात क्लोज प्रेस है, यानी कि मीडिया नुमाइंदों की अदम मौजूदगी में हो रही है। ताहम ज़ोराने के बाद फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू मुतवक्के है। इस दौराने में अमरीकी नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और बेशतर अहम शख्सियात शरीक होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमरीका के दौरे पर हैं, लेकिन अमरीकी सदर से ये मुलाकात कि जो पहले से तय बताई जा रही है, BBC भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। बहरहा इसकी डिटेल्स और टाइमिंग को सीगा राज में रखा गया। इससे कबल ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों से वाशिंगटन में मुलाकात की। फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप मुलाकात का सबसे अहम पहलू यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की मजबूत तरीन शख्सियत है। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम किया है और जोर दिया है कि वो अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर को हल कराएं। नाज़रीन, इस मुलाकात का दूसरा अहम तरीन पहलू यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा का दौरा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के सबब मुख्तसर करके अमरीका वापस आए थे और फिर वहां भारतीय वजीर आजम से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात एक ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जब ईरान पर इजराइल के 13 जून को होने वाले हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ट्रंप इंतजामिया इस जंग के हतमी मरहले पर गौर कर रही है। ये मुलाकात ना सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से अहम है, बल्कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में भी गैर मामूली अहमियत की आमिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस मुलाकात को सिर्फ ईरान और इजराइल तनाज़े के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मदनियात, क्रिप्टो और इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई मामलात पर शराकतदारी हो सकती है। माइकल कुगलमैन का कहना है कि ट्रंप इन मामलात में गहरी जाती दिलचस्पी लेते हैं, जबकि आसिम मुनीर इतने बाइख्तियार हैं कि वो इन सब के बारे में ही बात कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब भारत सफारती महाज पर बुरी तरह शिकस्त से दो चार है, पाकिस्तान दुनिया में अपना मुस्बत इमेज बनाने में तसलसल से कामयाब हो रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस अहम तरीन मुलाकात पर हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मुलाकात से मुतल्लिक लिखा है कि पाकिस्तान
तवाज़ुन की बुनियाद पर मुमालिक से सफारती ताल्लुक इस्तवार कर रहा है। चीन के साथ ताल्लुकात को गहरा करने के साथ साथ वो ईरान इजराइल तनाज़े समेत नए इलाकाई फ्लैश पॉइंट से पहले अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा तरतीब दे रहा है। जबकि अरब न्यूज के मुताबिक मई में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की मजबूत तरीन क़यादत की तारीफ की और व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया कि जो कि गहरी सिक्योरिटी संबंधी का इशारा है। जबकि साबिक भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी शिव शंकर का इकोनॉमिक टाइम्स में बात करते हुए कहना था कि आलमी ताकतें पाकिस्तान को उसके मुतनाज़े माजी के बावजूद अमली तौर पर शामिल कर रही हैं, क्योंकि ये ताकतें पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल मामलात में एक मुफीद पार्टनर के तौर पर देखती हैं, एज ए बेनिफिशियल पार्टनर। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माइकल कुरेला ने भी ये दावा किया था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी किरदार जाफर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया और कहा कि हमने शरीफुल्लाह को पकड़ लिया है, हम इसे अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार हैं। जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान को इंसदादे दहशतगर्दी के तनाजुर में एक शानदार और काबिले एतमाद पार्टनर करार देते हुए ये कहा कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ शानदार पार्टनरशिप और इंटेलिजेंस के तबादले के तहत उन्होंने दाइश खुरसां के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने वाली इस मुलाकात का अहम तरीन पहलू ये भी है कि पाकिस्तान को अमरीकी तवक्कुआत का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, ईरान इजराइल जंग की हमायत। नंबर 2, ईरान में हुकूमत की मुंतकली को कबूल किया जाए, क्योंकि दी टाइम्स के मुताबिक भी सदर डोनाल्ड ट्रंप शाम के साथ स्ट्रेटेजिक मुआजना करते हुए ईरान का तख्ता उलटे बगैर विदाउट टॉपलिंग द गवर्नमेंट ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरी बड़ी पेशरफ्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली फोन कॉल है, जिसके बारे में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का यह कहना था कि सदर ट्रंप और मोदी के दरमियान गुज़िश्ता रोज 35 मिनट बात हुई है। उनका कहना है कि वजीर आजम मोदी ने वाज़े तौर पर अमरीकी सदर को बता दिया है कि भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए तीसरे फरीक की सालिसी के लिए कभी नहीं कहा गया और भारत ना ही कभी सालिसी कबूल करेगा। बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने ट्रंप से वाज़े लफ्जों में कहा है, बकौल मिस्री, कि भारत पाकिस्तान की गोलियों का जवाब गोलों से देगा। एक डीप इनसिक्योरिटी है और एक डीप सेंस ऑफ नीड फॉर जस्टिफिकेशन है जो भारत को अपने लपेट में लिए हुए है और अब एक वर्स्ट हिट के अंदर इस मीटिंग को भी ना उगला जा सक रहा है ना निगला जा सक रहा है भारत की तरफ से। विक्रम मिस्री का यह भी कहना है कि वजीर आजम मोदी ने ठोस लहजे में ट्रंप को बताया है कि भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए किसी तजारती मुआहदे पे अमल नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत दहशतगर्दी के दौरान किसी तजारती मुआहदे का सहारा भी नहीं लेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जंग जारी रहेगी। A lot of macho-ness and a lot of alpha male statements coming कि ये भी कह दिया ट्रंप को और वो भी कह दिया। नाजरीन, लेकिन ये बयान अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से चंद घंटे कबल ही जारी किया गया है। वो मुलाकात की जो भारत पे भारी पड़ रही है और जिसको अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ एक माइलस्टोन मीटिंग करार दे रहे हैं। नाजरीन, दुनिया भर में इस मुलाकात को एक बड़ी सफारती जीत के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि इस माह के शुरू में ही एक भारतीय वफ्द ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात की थी और भारतीय मीडिया ने उसे सफारती कामयाबी के तौर पर पेश किया था। अब ये तारीखी मुलाकात भारत को बड़ा सफारती जवाब है। इस मुलाकात पर भारत का रद्द अमल बहुत दिलचस्प है। भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें और मीडिया बिफर गए हैं और अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े हैं। उनका कहना है कि मुलाकात भारत की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जानिब द वायर भारत की अपनी ही न्यूज़ एजेंसी है और इसने द वायर ने कल ही अपनी रिपोर्ट भी जारी की है कि जिसमें मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तंकीद की गई है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने इजराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पे वाज़े मौक़िफ़ से गुरेज किया है। भारत की इस दोगली पॉलिसी ने उसे आलमी सतह पर आइसोलेट और सफारती तन्हाई की जानिब धकेल दिया है। मोदी सरकार ने गजा में फौरी जंगबंदी के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों पर भी हमेशा खामोशी इख्तियार की। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी का महवर इखलाकियात नहीं बल्कि मुफादात हैं। दी वायर का यह कहना है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए इजराइल की हमायत को तरजीह दी है और मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार में होने वाली ज्यादतियों पर भी खामोशी इख्तियार की। रूस के यूक्रेन पर हमले के खुली और खुलकर मजम्मत भी नहीं की।
جس سے بھارت کی عالمی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ دی وائر کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی کی سیاست نے بھارت کو اخلاقی اعتبار سے بھی تنہا کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے سفارتی تعلقات کمزور کر دیے ہیں۔ مودی حکومت کی خاموشی اور دھوری پالیسی بھارت کے عالمی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مودی کی خارجہ پالیسی عالمی اصولوں کی بجائے طاقت کے حساب سے فیصلے کرنے پر مبنی ہے کہ جو بھارت کے لیے خطرناک ہے۔ اسرائیل ایران جنگ، فلسطین پر مظالم اور دیگر عالمی تنازعات پہ بھارت کی دوغلی پالیسی مودی حکومت کی کمزوریوں کو ثابت کرتی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ آج واشنگٹن ڈی سی سے سینئر صحافی انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بھارت کا کیا رد عمل ہے، واشنگٹن ڈی سی میں کیا لابنگ ہو رہی ہے، یہ ملاقات کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے۔ اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، یہ ملاقات پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اس لیے بھی ہے کہ سابق امریکی صدور جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ رول ادا نہیں کر سکے، مگر ٹو بگن ود سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ طے کب پائی تھی یہ ملاقات؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اب تو یہی لگتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ اس کے اشارے نہیں تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اب بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنا خفیہ رکھا گیا ہے وزٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ خبریں آتی رہیں کہ وہ اور زیادہ تر انڈین میڈیا نے اس کو پلے اپ کیا کہ وہ پریڈ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو بلایا گیا، انڈیا کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ اور پھر ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ بھی اس پریڈ میں ایسی کیا بات ہے جس کے کوئی اور فورن ڈگنیٹری نہیں آ رہا ہے، جس کے لیے ہمارے آرمی چیف پاکستان سے آ رہے ہیں۔ پھر یہ آیا کہ جی نہیں، وہ تو صرف وہاں ٹیمپا فلوریڈا جائیں گے، وہاں سینٹ کونسل چیف سے ملیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کسی بھی خبروں پہ ایمبیسی نے یا آئی ایس پی آر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بالکل خاموش رہے، اور اس وزٹ کو بالکل خفیہ رکھا گیا۔ پھر وہ واشنگٹن آئے پریڈ کے ایک دن بعد، 15 تاریخ کو، اور آنے کے بعد دیکھیں ان کو جوائن کیا پھر آئی ایس آئی کے سربراہ نے، اور پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ پھر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اس طرح اتفاقات تو نہیں ہوتے کہ سارے لوگ ایک اتفاقاً واشنگٹن میں جمع ہو جائیں، تو لگتا یہی ہے کہ پہلے سے یہ پلان تھا۔ اور اقبال صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ دیجیے گا، واٹ لیڈ اپ ٹو دس؟ جی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی مشرق وسطیٰ کی صورتحال مڈل ایسٹ کی، اور دوسری جو چیز ہے وہ انڈیا پاکستان کانفلکٹ۔ آپ نے دیکھا انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن رہی ہے ہمیشہ سے کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اینڈ انلیس اٹ از ریزالوڈ there will always be a nuclear threat to this region۔ تو وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ پاکستان جس طرح کہتا رہا تھا کہ کشمیر کلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ جو فضائی جنگ ہوئی، اس جنگ میں فوری آپ نے دیکھا کتنی تیزی سے صورتحال چینج ہو رہی تھی، اور دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان دونوں ایک نیوکلیئر وار کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اب انڈیا اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے، لیکن اس وقت انڈیا کو بھی اس کی سیریسنس کا احساس تھا۔ دوسری جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، پاکستان کے بارڈرز ہیں سینٹرل ایشیا سے، پاکستان کے بارڈرز ہیں مڈل ایسٹ سے۔ پاکستان اگر افغانستان کا پڑوسی ہے تو ایران کا بھی پڑوسی ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اس کا پاکستان پہ براہ راست امپیکٹ پڑے گا۔ اور ظاہر ہے امریکہ چاہے گا کہ اس سارے ڈسپیوٹ میں وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور کس حد تک یو ایس پوزیشن سے وہ الائن ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس موضوع پہ بھی بات چیت ہوگی کہ یو ایس اور پاکستان کے انٹرسٹ ایران کے حوالے سے کہاں کہاں ملتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں ملتے ہیں۔ ایسا ہی، اور اقبال صاحب، ہم نے ماضی میں کبھی بھی کسی اور چیف کو نہیں دیکھا ان پاکستان ہسٹری پاسبلی جو اتنی اہم ترین ون آن ون اس میگنیٹیوڈ کی سٹنگ کر رہا ہو امریکہ کے صدر سے۔ ایون جنرل مشرف صاحب میٹ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ۔ نہیں، مشرف تو آپ چھوڑ دیں، مشرف تو چھوڑ دیں، کبھی ایوب خان کی بھی کسی کی بھی اس طرح میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں دیکھیں ریگن کے زمانے سے کور کرتا چلا آ رہا ہوں وائٹ ہاؤس وغیرہ، میں نے کبھی کسی آرمی چیف کو کسی بھی ملک کے اس طرح امریکی صدر کے ساتھ اس طرح ون آن ون ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پوری ٹیم کے ساتھ گفتگو کر دی۔ یعنی ایک بالکل اس طرح کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے جس طرح سربراہ مملکت کو دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور it shows two things۔ نمبر ون کہ پاکستان کی دوبارہ ایک امپورٹنس ہو گئی امریکہ کی نظر میں، اور دوسری بات ہے کہ پاکستان امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ڈیسیشن میکنگ کون کرتا ہے، اور کس سے اگر بات کی جائے تو وہ بات امپلیمنٹ ہوگی، وہ بات جو ہے آنے والی حکومتیں بھی اس کو تسلیم کر کے چلیں گی۔
اور وہ ظاہر ہے ایسی فورس صرف پاکستان میں فوج ہے، لہٰذا فوج کی اینڈ سربراہ سے آلسو بات ایک چیت بات کر صاحب رہے ہیں دیکھیں نا، وہ۔ کوئی سویلین گورنمنٹ ڈیلیگیشن بھی ساتھ نہیں اکمپنی کری گو کہ محسن صاحب ساتھ ہیں. از ہی گوئنگ ان سائڈ دا میٹنگ اور ناٹ؟ وی ناٹ شو یٹ، مگر یہ ایک بڑی یونیکلی سولو ملٹری لیول انگیجمنٹ دکھ رہی ہے. صدر ٹرمپ کی ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف یا صدر پاکستان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. I think both sides will insist that this was like a meeting between the defense establishments of the two countries. And since the US president is also the chief of the army staff, I mean, he's the chief of the US armed forces. So اس لیے یہ میٹنگ جو ہے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی تھی. اور اگر ان کے وزیر خارجہ شریک بھی ہوں گے مارکو روبیو، تو وہ بھی اس لیے شریک ہوں گے کہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. اور پاکستان کے بعد میں کم از کم وزیر داخلہ تو شامل ہیں محسن نقوی. تو میرا خیال ہے، لیکن دونوں ممالک اس بات پہ انسسٹ کریں گے کہ یہ سیکورٹی ایشوز پہ تھے اور ڈیفنس ٹو ڈیفنس ٹاکس تھے. America understands the key role that the Pakistan Army plays in Pakistan, not just in defense, but in politics, in determining the direction of the Pakistani economy and everything. So they do understand these things, and that is why they're talking to him. They see him as probably the most important person in Pakistan. اور ان کو یہ بات کی اچھی طرح سمجھ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی دیرپا اور دور رس کوئی فیصلے کرنے ہیں تو وہ کس طرح ہوں گے. اور ایک بات صاحب، نیو ڈیلی ساؤتھ بلاک کے اندر تو کوہرام مچا ہوا ہے. جے شنکر صاحب بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورا بھارتی میڈیا جو ہے سراپا احتجاج ہے کہ ہو کیا رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں انڈینز کی کیا صورتحال ہے؟ ادھر کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کس ذہنی اس میں ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے میسج بھیجا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کینیڈا سے واپس جاتے ہوئے واشنگٹن رکتے ہوئے جائیں، لیکن مودی صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ بہت مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب بھی بات ہوگی تو پھر ایک خبر البتہ اور آئی دہلی سے، جو کہ درست ہے، کہ صدر ٹرمپ نے بات کی ہے وزیر اعظم مودی سے، اور ظاہر ہے ان کو اس میں ایشورنس دی گئی ہوگی کہ جو کچھ بھی میٹنگ ہے، جو کچھ بھی بات ہوگی، وہ انڈیا کے کاز پہ نہیں ہے. کہ اب جو ہے امریکہ انڈیا اور پاکستان کو اکٹھے نہیں دیکھتا، الگ الگ دیکھتا ہے. اور یہ اس طرح یہ جو امپورٹنس پاکستان کو ملی ہے وہ خود مودی صاحب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ملی. دیکھیں آپ، صدر ٹرمپ نے جس طرح بار بار کشمیر کی بات کی، کشمیر کا ایشو تقریباً آپ دیکھیں دب گیا تھا. یعنی گزشتہ 20 سالوں میں میں جنرل اسمبلی بھی کور کرتا ہوں ہر سال، 22-23 سال سے، بلکہ 80 سے کر رہا ہوں، جو صاحب کے زمانے سے. تو میں نے کبھی اس طرح کشمیر ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا انٹرنیشنل فورم پہ کہیں بھی. میں نے کبھی واشنگٹن میں اس طرح کشمیر کا چرچا نہیں دیکھا. تو یہ تو کس نے کیا؟ یہ تو مودی صاحب نے خود کیا نا، حملہ کر کے. اب وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اور اب اگر جب بات چیت ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان اسی صورت میں بات چیت میں شریک کرے گا جب اس کو برابر رکھا جائے بھارت کے. اور کل یہ بات پرسوں اپنی تقریر میں آرمی چیف نے یہ بات واضح کی کہ ہمیں جب کہا گیا بات چیت کریں تو ہم نے کہا بات چیت کریں گے پیرٹی پہ، ایکول فوٹنگ پہ. ہم ایک جو ہے نا جونیئر پارٹنر کے طور پہ نہیں کریں گے. ہم نیپال اور بھوٹان نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کے خود بھارتی ذمہ دار ہیں. ان کو چاہیے کہ مودی صاحب کو بلیم کریں. اس میں پاکستان کے لیے تو ایڈوانٹیج ہے. تو سر یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ پریشر میں نہیں آنا، جونیئر پارٹنر کے طور پہ نہیں دیکھنا. فورن پالیسی بھی یہ بات لکھ رہی ہے کہ واشنگٹن کا جو ایک نیو فاؤنڈ دلچسپی ہے پاکستان میں، یہ اٹ از آلسو اسٹیمنگ فرام دا کاؤنٹر ٹیررزم گولز. انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے جو ایک زبردست قسم کی سپورٹ دی ہے وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وائڈر ریجنل سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں آف کورس. اور پھر ایک اگر آپ نہ بھی دیکھیں چائنا کے کردار کو یا آف سیٹنگ دیٹ رول، لیکن میرے نزدیک اقبال صاحب یہ اسٹریٹجک ٹائمنگ اس ملاقات کی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں آپ کے اینالسٹ بھی ہیں، وہ بھی متنبع کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز کو فیس کر سکتا ہے امریکہ کی طرف سے ان ٹرمز آف الائننگ آر سیلز. جو ایران کے اوپر امریکہ کی پالیسی ہے، پوٹینشلی سپورٹنگ یا ٹالریٹنگ ایکشنز شارٹ آف وار امریکہ کے، اور بلکہ ایون اس حد تک کہ اگر ٹیسٹلی ایکسیپٹ کیا جائے رجیم ٹرانزیشن کو، یہ جو پورا سیناریو چل رہا ہے ابھی اور جس کی اب کھل کے بات کی جا رہی ہے فرینکلی. ہاں دیکھیں جو کچھ ایران میں ہونے والا ہے
وہ سارا کا سارا پاکستان کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اگر ریجیم چینج ہوتی ہے اس کا بھی پاکستان پہ امپیکٹ پڑے گا، اگر ایبسلیوٹلی. نہیں ہوتی اور وار لمبی ہو جاتی ہے اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا پاکستان میں. تو پاکستان کی جو پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسے ایک دفعہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایران میں ٹربل ہوا تو پھر یہ محسوس کیا گیا ساری دنیا میں کہ ایک ملک ایسا ہے جس سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے نہ صرف بارڈر ملتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے براہ راست تعلقات ہیں ایران سے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ پڑے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ونس اگین ہمارے جو ڈپریشن پھیلائی جاتی ہے کہ ہم مٹ گئے، اڑ گئے، ختم ہو گئے، یہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان میں حالات بہت اچھے بھی نہیں ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ اکانومی ہماری ٹربل میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان اتنا چھوٹا بھی، اتنا غیر وقت نہیں ہے پاکستان کی کہ پاکستان کو ٹوٹل نظر انداز کر دیا جائے. ایک اہم ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے، بڑی بے آبادی شک. ہے، بڑی مڈل کلاس ہے. ہمیں ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اپنے آپ کو اگر اوور پروجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے انڈیا کی طرح، لیکن اپنے آپ کو سر بے بلیٹل بھی نہیں وقت تو کرنا بالکل بھی چاہیے. نہیں ہے نا اقبال صاحب، لیکن کوشس ہونا تو پھر بھی ضروری ہے. ایک فنکشنل پارٹنرشپ مگر محتاط طریقے سے. اب پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ بھی بڑا دو ٹوک رہا ہے. ہم نے ہمیشہ بلاک پالیٹکس کو بھی اوائڈ کیا ہے، بڑے کیئرفلی اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے کہ لچک بھی ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہے، ڈیپینڈیبل پارٹنر بھی ہیں. بٹ یو نو مائی کنسرن رائٹ ناؤ از کہ پش کمز ٹو شو تو جو لوکل ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشرز ہیں ٹرمپ کے اوپر وہ تو ایک حقیقت ہے. ادھر بھی ایک اس کی اپنی کالیگز ہیں جو جواب دیں، جو اس کے اوپر جو اس کو میسج کر رہے ہیں، جو رپورٹ ہو رہا ہے. کہ آپ کو اس میٹنگ میں لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ لیوریج کریں گے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کو نیڈنگ سم تھنگ، یعنی کہ عمران خان کی بات ہو سکتی ہے کسی سطح پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسوں جب تقریر کی چیف نے اس پہ ایک صاحب نے آڈینس میں سے کھڑے ہو کے عمران خان کی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے ڈومیسٹک ایشوز نہ ریز کریں. پھر ایک صاحب نے اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ اب بھی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے. تو اس پر انہوں نے کہا آرمی چیف نے کہ نہیں، ہمارے یہاں ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی میں اختلاف رائے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. Having said that, ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اختلاف رائے کی اس طرح آزادی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. ہمارے ہیومن رائٹس کی اس طرح رسپیکٹ نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جیل میں، آپ کو پتہ ہے جس طرح کے کیسز ان پر ہیں، وہ کوئی بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ عدالتوں میں وہ ثابت ہو جائیں. ان پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو یہاں تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں صدر ٹرمپ سے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ جو ہیں مطلب عمران خان کو رہا کرائیں گے اور ان کو سیاست میں بحال کریں گے. کیونکہ صدر ٹرمپ کبھی بھی ایسے لیڈر کے طور پہ نہیں جانے گئے کہ جن کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہو، جو ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہوں. کبھی بھی نہیں اٹھایا، بلکہ ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، جو گروپس ہیں، ان کا وہ مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں. جو اور ایشوز ہیں، مثلا منورٹیز کا ہے، گیز کا ہے، اس سارے پہ ان کے ویوز بالکل آبویس ہیں. تو پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ ان کی آواز کے لیے آواز اٹھائیں گے. پھر ایک بات، اور امریکہ میں بہت زیادہ اس بات کو سیریسلی لیا جاتا ہے کہ ان کے آپ کسی سرونگ آفیشل کو ٹارگٹ کریں، اور پی ٹی آئی نے مسلسل ڈینیل لو کو ٹارگٹ کیا، جس کو پسند نہیں کیا گیا واشنگٹن میں کہیں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو یا بائیڈن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کرے گی. جب بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کا مسئلہ اٹھے گا تو ان کے سامنے ڈونلڈ لو کا معاملہ آئے گا، اور ڈونلڈ لو کے معاملے میں جو پی ٹی آئی کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بھی سامنے آئے گا. اینڈ سر ادھر سے جتنی بھی یہ ان کی مانگ جو بھی ہو، کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہو یا حمایت کی ہو، یا یہ تو باتیں ہو رہی ہیں کہ اڈے مانگ لیں گے، فلاں کا، آل آف دس از پری ایمپٹیو ڈسکشن رائٹ ناؤ. بٹ اسینشلی ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ آپ کو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے؟ اسٹیبلٹی، ایک اسٹیبل ریلیشن شپ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس، پاکستان ریکگنیشن ایز این امپورٹنٹ اسٹیٹ، اور اکنامک انویسٹمنٹ، اور یہ کہ انڈیا کے ساتھ وہ ان کی جو ریلیشن شپ اپنی جگہ لیکن وہ بیلنس رکھیں.
पाकिस्तान को इग्नोर ना करें, पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है, हमारे तो यही चीज़ों पे हमारी फोकस होगी। फोकस के साथ साथ सर, मगर मैं स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज ऑल द इंटरनेशनल पेपर्स राइट नाउ, इकबाल साहब आर राइटिंग द सेम। द टाइम्स जो है वो भी यही हाईलाइट कर रहा है कि अमरीकी कुछ अहम तरीन सर्कल्स जो हैं पर्टिकुलरली क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप सर, वो बड़े मोहतात हैं इस हवाले से, बट देर ओपन टू अ नेगोशिएटेड रिजीम ट्रांजिशन इन ईरान, और वो चाहते हैं कि हुकूमत बदले और एक फुल स्केल जो है वॉर या ओवरथ्रो भी अवॉइड हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे ढूंढ रहे हैं एक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन जो है, ड्रॉ भी हो रहे हैं सीरिया से भी। अब पाकिस्तान हमारी तारीखी एतबार से कॉम्प्लेक्स टाइज रहे हैं ईरान के साथ, बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं, कोऑपरेशन है हमारी गो के एनर्जी पे, एडवोकेसी पे फॉर सिविलियन न्यूक्लियर टेस्ट एंड सो ऑन एंड सो, इट्स अ नेबर। हमारी एक पोजीशन तो है सर, बट इट्स अ वेरी फाइन लाइन वी हैव टू ट्रेड। इसके ऊपर गुफ्तो शनीद हुई है या एम्बेसी के अंदर इस हवाले से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन? बिकॉज एक कमज़ोर इरानियन रजीम जो है, कोई पीपल कैन आर्ग्यू कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एंड्स में इस्तेमाल हो सकता है या इट कैन बी इन फेवर, बट द फैक्ट रिमेंस कि कोई भी ऐसी अमरीकी अलाइंड हुकूमत उधर आ गई तो बड़ा कॉम्प्लिकेट और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी खित्ते को और पावर बैलेंस को। देखिए, इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा, इट्स अ फाइन लाइन। आप ये देखें कि हमेशा हम एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ हमें एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। हम पे मुसलसल प्रेशर रहता है, ज़रा सी गलती के भी कभी हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, कभी टेररिज्म की सूरत में, कभी माशी पाबंदियाँ लगती हैं, कभी कुछ होता है। अब अगर ईरान में रिजीम चेंज इस तरह होती है के साथ नेगोशिएट करके और उसमें अगर तो कोई पीसफुली हो जाती फिर तो ठीक है, और अगर यही रिजीम सरवाइव करती है और उसमें नज़र आता है कि पाकिस्तान ने किसी किस्म के ऐसी एफर्ट में पार्टिसिपेट किया था जो इसका मकसद रिजीम चेंज था, तो उसका भी हमारे रिलेशनशिप पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें तो बहुत सोच फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इन बातों से डिस्टर्ब होगी। हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे वाशिंगटन डीसी से। आपने गुफ्तगू सुनी, ताज़ा तरीन आपको खबर दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाइट हाउस में अभी मौजूद हैं। ये मुलाकात अंडरवे है, ये मुलाकात पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी गर्दानी जा रही है। हमारी हुकूमत इसे माइलस्टोन मीटिंग करार दे रही है, और ये इसलिए भी अहम है कि साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा हो, जो बाइडन हो और ट्रंप खुद भी हों, उनकी अपनी पहली मुद्दतों के दौरान भी तालिबान की मुबैना हमायत पर पाकिस्तान को बड़ी हद तक साइडलाइन कर दिया गया था। फिर 2016 में ट्रंप ने इस्लामाबाद पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाते हुए तकरीबन $2 बिलियन की फौजी इमदाद भी रोक दी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में अमरीकी सदूर से मुलाकातें की, लेकिन बतौर सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ के तौर पर नहीं। माजी में जनरल राहील शरीफ 2015 और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा 2022 में वाशिंगटन का दौरा दोनों ने किया, लेकिन अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुकम्मल काबीना की मौजूदगी में मुलाकात नहीं की गई। ऑलवेज विद द प्राइम मिनिस्टर्स और अदरवाइज अपने काउंटर पार्ट से। अब एक नया आगाज इस वक्त हुआ है कि जब पूरे मशरक़ वुस्ता में तनाज़ात बढ़ रहे हैं और जनूबी एशिया को ताज़ा तसादुम का सामना है। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान की फौजी क़यादत की तरफ एक अहम इलाकाई सलामती के खिलाड़ी के तौर पर रुजू कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखी जाएंगी, पाकिस्तान दाखिली और खारजी पॉलिसीज में क्या बदलाव मुमकिन तौर पर आ सकता है। व्हाट विल वी वांट, व्हाट विल बी आस्क्ड ऑफ अस, वी विल कीप यू अपडेटेड, बट राइट नाउ अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कॉन्टैक्ट करने का जवाब देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि कोई भी ईरानी अहलकार व्हाइट हाउस के दरवाजों के करीब भी भटकना नहीं चाहता। ट्रंप के झूठ से भी ज्यादा घिनौनी बात ईरान के रहबर आला को हलाक करने की धमकी है। उनका मुल्क दबाव में मुज़ाकरात नहीं करता और हर धमकी का जवाब धमकी से ही देगा। इजराइल ईरान जंग से मुतल्लिक हर गुजरते लम्हे नई मालूमात सामने आ रही हैं। नाजरीन, बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं कि जिनकी फौरी तरदीद भी आ रही है। पहले अरब मीडिया की जानिब से यह खबर दी गई कि ईरान से 3 तैयारे मस्कत रवाना हुए हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि इन फ्लाइट्स का मकसद क्या था। फिर इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि इन तैयारों में ईरान की मुज़ाकराती टीम के मेंबरान थे कि जो मस्कत मुज़ाकरात की गर्ज से जा रहे थे।
लेकिन फिर कुछ लम्हों बाद ही ईरान की जानिब से मुज़ाकराती टीम मकसद भेजने की तरदीद करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया कि ईरान ने कोई टीम मस्कत नहीं भेजी। इन द मीन टाइम आज ही सदर ट्रंप ने ईरान से मुकम्मल हथियार और सरेंडर करने के मुतालबे के बाद पहली बार मीडिया से बात की है। ताहम ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि आया अमरीकी सदर मुज़ाकरात करना चाहते हैं या फिर ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का यह कहना है कि ईरान मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेगा और खबरदार किया है उन्होंने कि इसकी सरजमीन पर किसी भी अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। और अब से कुछ देर कबल ईरान पर हमला करने के हवाले से मिले जुले इशारे देते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी, वी मे डू इट, वी मे नॉट डू इट। बकौल सदर ट्रंप बात करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह डाला कि अभी देर नहीं हुई। ताहम उलझन और कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स मीडिया टॉक के दौरान सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा। ईरान को स्कूल का बदमाश करार देते हुए, बैकयार्ड बुली करार देते हुए ट्रंप का आज ये कहना था कि अगले हफ्ते के वाकयात फैसला कुन साबित हो सकते हैं। और फिर उन्होंने मजीद वजाहत दी कि शायद एक हफ्ते से भी कम। सवाल अभी भी यही कायम है कि ये जो सफारतकारी है उसकी वाहिद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या, या ये सिर्फ वो टाइम है कि जिसमें अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है। एंड एज ऑफ राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली नोबडी कैन आंसर दैट, कोई नहीं जानता। ट्रंप ने ये भी कहा नथिंग्स फिनिश्ड टिल इट्स फिनिश्ड, और ये कहते हुए मिक्स्ड सिग्नलिंग की। और इस मीडिया टॉक में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा है कि मैं बहुत अफसुर्दा हूँ क्योंकि ईरान बहुत मुश्किल में है और वो मुज़ाकरात करना चाहता है। मैं उनसे कह चुका हूँ कि जब मैंने आपको मुज़ाकरात का कहा था, आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मेरे से राब्ता किया मगर मैंने उन्हें कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं मालूम ये कब तक जारी रहेगा और मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग और रूसी सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश पर तबसरा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर हमला बेवकूफ़ाना अमल था, इडियोटिक। मैंने प्यूटिन से कहा कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इससे दूर रहें, आप पहले यूक्रेन के साथ सालिसी करें। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल की धमकी देने और अनकंडीशनल सरेंडर का कहने वाले सदर ट्रंप आज बेबस भी नजर आए हैं और कंफ्यूज भी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ईरान पर हमलों के हवाले से भी कोई वाज़ेह बयान देने में नाकाम रहे। यहाँ ये बात निहायत अहम है कि G7 इजलास अधूरा छोड़कर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात जिस कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात की है, मुशावरत की है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड मौजूद ही नहीं थी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान की जौहरी और अस्करी तनसीबात पर हमलों के बाद इसराइल ने आज तेहरान में कम अज कम 40 अहदाफ को निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी के बाद आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी अपने पहले खिताब में कहा है कि ईरान कभी भी किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा और अगर किसी को बात करनी है तो वो ईरान आए, मैं तो वहां नहीं जा सकता। सरकारी टेलीविजन पर कौम से खिताब में आयतुल्लाह ख़ामेनी का यह कहना है कि अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। दानिशमंद लोग जो ईरानी कौम और इसकी तारीख को जानते हैं वो इस कौम से धमकी आमेज जबान में कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने यह भी कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी उसे सजा मिलेगी। सदर ट्रंप के बयान और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तकरीर के बाद BBC ने अपने तज्ज़िये में लिखा है नाजरीन के दोनों रहनुमाओं की तकरीर के बाद ये उम्मीदें अब ख़त्म हो गई हैं कि ईरान अमन का रास्ता तलाश करेगा। और तज्ज़िये में ये मज़ीद कहा गया है कि ईरान शायद अब कमज़ोर हो गया है लेकिन ईरान अब भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो खित्ते में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डे तेहरान की हिट लिस्ट पर होंगे। बहरीन में मीना सलमान में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है और ये मकाम इराक और कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों के साथ ईरान के अहदाफ में शामिल हो सकता है। अमरीका और इजराइल जंग बंदी की बजाय ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने या फिर रजीम चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ इजराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबा जारी कर दिया है। रूस के नायब वजीर खारजा सर्गी
रैपकोफ का यह कहना है कि इजराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। इस वजह से रूस अमेरिका को खबरदार करता है कि ऐसा करने से बाज रहे, क्योंकि रूस और ईरान मुसलसल राब्ते में हैं। जबकि ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान का यह कहना है कि हमें यकीन है कि अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले अरब ममालिक अपनी सरजमीन को अपने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी कानून के तहत किसी भी मुल्क के पास कोई कानूनी बुनियाद नहीं है कि वो किसी फरीक को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। और मुझे ईरान और इसके पड़ोसियों के दरमियान इस मुफाहमत पर यकीन है कि वो किसी तीसरे फरीक को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बयान का एक तनाजुर है। नाज़रीन, अमरीका ने खित्ते में मौजूद अपने असासे ईरान के बॉर्डर्स के करीब तैनात करने शुरू कर दिए हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी नेवी ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने मुख्तलिफ बहरी बेड़ों को मुतहर्रिक कर दिया है कि जिसमें कम अज़ कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। जबकि BBC ने यह रिपोर्ट किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में कम अज़ कम 30 अमरीकी फौजी तैयारे अमरीका से यूरोप की तरफ उड़ान भर चुके हैं। इस नेवल और एयरफोर्स मूवमेंट के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका ईरान के ज़ेरे ज़मीन जोहरी हथियारों और अंडरग्राउंड टनल्स को निशाना बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी कि GBU-43B या फिर तकरीबन 14,000 किलोग्राम वजनी GBU-57 को इस्तेमाल कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ही इसी बम से मुतल्लिक अपने तज्जिये में लिखा है कि ईरान इजराइल का मुकाबला करते हुए सख्त मौक़िफ़ भी अपनाए हुए है। ऐसे में अमरीका भी अब इस तनाज़े में कूद चुका है और अमरीका का पूरा फोकस ये है कि ईरान की ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाए कि जिन्हें कन्वेंशनल वेपन से निशाना नहीं बनाया जा सकता। और इस हदफ को हासिल करने के लिए 3,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 14,000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम ही कारामद साबित हो सकते हैं। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर से गिराया जाने वाला ये बम 200 फुट की गहराई तक हदफ को निशाना बना सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका इन बमों की मदद से ईरानी शहर कुम के करीब वाक़े फरदौ न्यूक्लियर साइट जिसमें 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट की जा सकती है, इसको निशाना बना सकता है। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर ईरान्स बेस्ट प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर साइट इज डीप अंडरग्राउंड में ये लिखा है कि चूंकि इजराइल के पास इंतहाई गहराई में वाक़े ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं मौजूद, तो ऐसे में सिर्फ अमरीका ही उन पर हमला कर सकता है और वो भी सिर्फ GBU-57 बॉम्ब के जरिए यह हदफ हासिल हो सकता है। मगर पेंटागन सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी समझते हैं कि अमेरिका के लिए इस बम का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा कि जितना तसव्वुर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ट्रंप को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती का हुक्म जारी करना होगा और अगर वो ये हुक्मनामा जारी कर भी देते हैं तो इसके बाद कुछ ऐसे टेक्निकल और हाईली क्लासिफाइड चैलेंजेस हैं कि जिनका सामना हमले की सूरत में उनको करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर माजी को देखा जाए तो अमरीकी आशीर्वाद से नेटो ने 90 की दिहाई में युगोस्लाविया पर बमबारी की और यह अमरीका का तरीकाकार रहा है कि पहले कि जिस मुल्क में उसने रजीम चेंज करना होती है उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे और फिर जमीनी फौज से उस मुल्क पर कब्जा कर ले। ऐसा ही इराक अफगानिस्तान में भी देखा गया। मगर इस बार हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिका में जो लोग ईरान पर हमला करने और इसे तबाह करने के लिए लॉबी कर रहे हैं, पेश हैं, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उन्हें ईरान की आबादी का ही सिरे से मालूम नहीं। इस कैंपेन को टेड क्रूज लीड कर रहे हैं और जो गुफ्तगू और एक इंटरव्यू के दौरान ये इतराफ कर बैठे कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा है। 4 दिन कबल तक ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील के लिए मुज़ाकरात होते रहे। अमेरिकी इंतजामिया के अहम ओहदेदार ईरानी क़यादत से मिलते रहे, जबकि छठा दौर भी गुज़िश्ता हफ्ते ही होना था नाज़रीन। मगर नेतन्याहू मुसलसल अमेरिका ईरान डील के खिलाफ बयानबाजी करता रहा और अमेरिका को यह बावर करवाता रहा कि इजराइल किसी सूरत इस डील के हक में नहीं है। और आज अमरीकी सदर कि जिनकी सदारत को अमेरिका में आई डोंट नो प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, उन्होंने बिल आखिर हाथ उठा लिए और इतराफ किया कि आई हैव हैड इट, नोबडी नोज व्हाट आई एम गोना डू। आज डोनाल्ड ट्रंप का
یہ اعتراف تھا. He probably himself also doesn't know what he's going to do. ان کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ انہیں کیا کرنا ہے. لیکن اسرائیل نے آج بھی ایران کی 2 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے. IAEA کے مطابق آج اسرائیل نے کاراج اور تہران نیوکلیئر ریسرچ پروجیکٹس پر حملہ کیا ہے. ایران مسلسل موقف اپنائے ہوئے ہے کہ انریچمنٹ کرنا ایران کا حق ہے. ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا, کسی صورت نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی ایران کا یہ موقف بھی ہے کہ امریکہ اور ایران کی ڈیل ہونے لگی تھی اور اسی وجہ سے نیتن یاہو نے حملہ کر دیا تاکہ اس ڈیل کو ختم کیا جا سکے, جبکہ یہ واضح رہے کہ امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تواتر سے کر رہے ہیں کہ ایران کو ڈیل سائن کر دینی چاہیے تھی. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل میں نے دی تھی وہ سائن کر دیتے. What is now being perceived as double gaming and foul play on behalf of Donald Trump. ناظرین آپ کو آگے مزید بتاتے ہیں کہ none of this is new. نیتن یاہو کے بیانات, امریکی ایران مذاکرات اور ایران کے موقف کو سامنے رکھا جائے تو بآسانی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہو جاتی تو نیتن یاہو کا ایرانی جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کا جو خواب تھا وہ کسی صورت پورا نہیں ہوتا, جس کا خواب وہ 1992 سے مسلسل دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جب ہپوکریسی اور دوغلاپن ملک کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے تو پھر بہرحال شکل چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.